हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 2 जो आपका फंक्शन, क्लास 12th मैथ आर.डी. शर्मा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फंक्शन। आपने क्लास 11th में ही फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, और कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े होंगे फंक्शन का। तो वो सब यहाँ पे क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। उसकी थोड़ी सी बेसिक यहाँ पे क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग के जो मेरे 5 से 6 मिनट होंगे वो फंक्शन को डिफाइन करने में क्या होगा, मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा कि फंक्शन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या आता है पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा तो अच्छे तरीके से सारे चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर है फंक्शन, तो पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, कोडोमेन्स क्या होता है, इमेज, प्री इमेज क्या होता है, ये सब फंक्शन की कुछ टर्म होती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी होगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में जाने वाला हूँ इस टॉपिक के पे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत बच्चों का दिक्कत होता है फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप एक्सरसाइज 2.1 में देखिएगा, सारा जो न्यूमेरिकल्स है वो काइंड्स ऑफ फंक्शन पे ही बेस्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आता है तो आपको क्या आ जाएगा, इन्वर्स भी आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा चीज़ को कवर करेगा, काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मैं क्या करूँगा, हर एक डिफिनेशन, उस पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेंदी होगा, उसके लिए चिंता मत करिएगा, लेकिन हर एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन को कैसे हम कंपोज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन को आप इन्वर्स कैसे प्रूफ करते हैं, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन से। क्योंकि जब इन्वर्स प्रूफ करेंगे ना, तो ये सारा चीज़, ये ऊपर की जितनी भी टॉपिक है वो सारा चीज़ कवर कर लेता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज इनवर्टिबल या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। तो सारे टॉपिक को कवर कर लेता है। तो बोर्ड सोचता है कि इस एक ही क्वेश्चन को दे देता हूँ, सारा कंसेप्ट मुझे क्लियर हो जाएगा कि लड़का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ से एक क्वेश्चन 100% तक आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि गिवन फंक्शन को इन्वर्स प्रूफ कीजिए कि इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ से हर एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से होगा जो आपका 3 नंबर में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम जो आपके टॉपिक है, 4 टॉपिक्स है इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, देखते हैं फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाई फंक्शन। ठीक है, अगर ब्रीफ में देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, क्लास 11 का कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा क्लास 11 का, वहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, वहाँ से जाके समझ सकते हैं। नहीं तो जो काम लायक चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैं उतना बता दूंगा, वो सफिशियंट है इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, उतना भी देख लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। आपको ब्रीफ में देखना है, ज़्यादा डीप में जाना है तो क्लास 11 का वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फंक्शन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है अच्छे तरीके से, इसको समझते हैं डिफिनेशन, फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, देखिए, लेट सेट ए एंड बी टू नॉन एम्पटी सेट, दो सेट हैं आपके जो नॉन एम्पटी सेट हैं ए और बी। देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए रूल और मेथड विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी सच दैट, बोलता है कि जब हम कोई भी दो सेट के बीच में फंक्शन हम कब डेवलप कर पाएंगे, उसका कुछ बेसिक क्या होता है, रूल होता है। अगर वो दोनों रूल को सेटिस्फाई करता है, उसके सारे एलिमेंट दोनों सेट से जो एसोसिएट होते हैं, अगर वो दोनों रूल को फॉलो करते हैं, हर एक एलिमेंट सेट के, दोनों सेट के एलिमेंट, तभी क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। और वो दोनों रूल क्या है वो देखिए। पहला रूल ये है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएट टू द एलिमेंट इन सेट बी।
पहला रूल ये बोलता है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट कहने का मतलब मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग होने का मतलब कुछ ना कुछ संबंध बनना चाहिए उनके साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो पहला रूल ये बोलता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, सारे एलिमेंट, ठीक है। दूसरा रूल, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। दूसरा रूल बोलता है कि सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी में एसोसिएट करेंगे वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि सेट ए का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, बी में एसोसिएट हो सकता है या मैपिंग हो सकता है उसका। सेट ए का एक एलिमेंट जो होगा वो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता सेट बी में। यही होता है यूनिक का मतलब। यूनिक मतलब अकेले ही वो एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, ना कि कई एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा सेट ए का एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों अगर रूल फॉलो करते हैं मैपिंग होने में, ये दोनों रूल अगर फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। कि सेट ए और सेट बी में क्या है, एक फंक्शन डेवलप हो गया। फंक्शन ही बेसिकली क्या है, एक तरह का रिलेशन है, लेकिन एक ये पर्टिकुलर रिलेशन है क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट को मैप करने में, दो सेट को मैप करने में कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से बेसिकली क्या है, रिलेशन ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है, फंक्शन। तो ये दो अगर रूल को फॉलो करते हैं तो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। एक ग्राफ लेते हैं, उसके अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से फंक्शन को समझते हैं, अच्छे तरीके से डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लेट करते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है ये, और ये क्या है, एक सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हम फंक्शन एफ डेवलप किए हैं। एफ फंक्शन क्या करें, अगर ये ए टू बी में फंक्शन होगा ए टू सेट बी में, तो क्या होना चाहिए कंडीशन। मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट है। और सेट बी में भी क्या है, ए बी सी डी, ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करें, मैप करते हैं, तो क्या होगा, सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट बी में एसोसिएट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि सेट ए का एक एलिमेंट जो होगा वो एक ही एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, बी में एसोसिएट हो सकता है, एक एलिमेंट, ठीक है, दो के साथ नहीं हो सकता है। तो क्या बनेगा, इस तरीके से फिगर बनेगा। मान लीजिए कि ए को हम इसको डी के साथ मैप कर लेते हैं, बस सपोज करने के लिए, और बी को हम इसके साथ मैप कर देते हैं, और ए को हम 3 को हम ए के साथ मैप कर देते हैं, और 4 को हम क्या कर सकते हैं, बी के साथ मैप कर सकते हैं। तो देखिए हर एक एलिमेंट सेट ए का क्या है, सेट बी में मैप है, एसोसिएट कर रहा है हर एक एलिमेंट के साथ। 1 जो है आपका डी के साथ एसोसिएट कर रहा है, 2 जो आपका है सी के साथ, 3 जो है आपका ए के साथ, और 4 जो है आपका बी के साथ एसोसिएट कर रहा है सेट बी में एलिमेंट में, ठीक है। और देखिए हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, बी में एसोसिएट कर रहा है। देखिए ए क्या है, ए का डी के साथ है, एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बी 2 क्या है, 2 जो है सी के साथ, 3 जो है आपका ए के साथ, और 4 जो है आपका बी के साथ है, एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट किया है। तो ये जो आपका क्या है, ये फंक्शन है, ये क्या है आपका फंक्शन है। तो एक तो ये फिगर बन सकता है, तो ये हम बोल देंगे कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, ठीक है, ये एक फंक्शन है। बात समझ में आ गया। और एक यहाँ पे हम ग्राफ लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स है, ये y है, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन डेवलप किया f, ये चेक इस तरीके से फंक्शन डेवलप किया है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। ये जो क्या हो गया, ये जो है इसके साथ मैप हो गया, ये जो है इसके साथ मैप हो गया, ठीक है, ये जो है इसके साथ मैप हो गया, और ये जो क्या हो गया, इसके साथ मैप हो गया, ठीक है। तो ये चेक करिए ये फंक्शन है कि नहीं है। तो क्या होना चाहिए, सेट एक एक्स के सारे एलिमेंट क्या हैं, बी के वाई के साथ एसोसिएट है कि नहीं है। और देखिए x1 जो है y2 के साथ एसोसिएट है,
x2 जो है y1 के साथ एसोसिएट है, x3 जो है y5 के साथ एसोसिएट है, x4 जो है y3 के साथ एसोसिएट है। मतलब हर एक सेट A का एलिमेंट यूनिकली क्या कर रहा है, y में एसोसिएट कर रहा है एलिमेंट के साथ, y के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट कर रहा है, सिंगल एसोसिएट कर रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक फंक्शन ही है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये भी एक फंक्शन है। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। एक फंक्शन ना होने की हम वो भी कंडीशन देख लेते हैं, कोई फंक्शन ना हो उस तरीके से एक फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये दो सेट है आपका, ये आपका x है और ये y है। इस तरीके से हम फंक्शन इसमें दोनों सेट में क्या है बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है उसको देखिए। सपोज डैट यहाँ पे क्या एलिमेंट है, a b c d, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसके साथ रिलेशन आ गया 4 के साथ, d जो है 1 के साथ, b जो है आपका 3 के साथ है, और आपका c भी क्या है, ठीक है। और आपका फिन b जो है आपका ये c जो है आपका 2 के साथ, और फिन जो b एक रिलेशन बना रहा है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। b जो आपका 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। इस तरीके से देखिए सेट A के सारे एलिमेंट क्या है, सेट Y से क्या है, एसोसिएट है कि नहीं है। लेकिन जो आपका B जो है आपका वो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, एक 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, नहीं सॉरी एक 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है और एक 4 के साथ एसोसिएट हो रहा है। मतलब सेट A के एक एलिमेंट सेट Y में दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, मतलब मैपिंग उसका हो रहा है। इसीलिए क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का डिफिनेशन क्या बोलता है कि वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए सेट बी में, मतलब एक ही एलिमेंट के साथ, ना कि दो। तो इसीलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो बोलेंगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर से एक्स के अगर कोई भी एक एलिमेंट भी बच जाता है जो एसोसिएट नहीं करेगा वाई में, अगर बच जाता है तभी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट एसोसिएट करने चाहिए सेट बी में। तो आई होप कि ये आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें टर्म जानते हैं। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज किसे कहते हैं। ये सब कुछ टर्म है फंक्शन से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, आगे जाके ये यूज होने वाले हैं जो काइंड ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन, एक ही ग्राफ को लेते हैं, ये वाला ग्राफ को थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ मैं, स्पेस कम ही है तो, ठीक है। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो होता है स्टूडेंट, जो आपका सेट ए वाला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं, सिंपल बात में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ पॉइंट बना के लिख देते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या आता है, डोमेन। तो हम सेट ए के एलिमेंट को सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ का क्या कहलाएगा, फंक्शन का डोमेन क्या कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा। दूसरी बात, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो डोमेन में पूछे कि डोमेन ऑफ एफ क्या है आपका, इस तरीके से डोमेन ऑफ एफ को इस तरीके से लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, सेट जो भी दिया है लिख दीजिए 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है को डोमेन किसे कहते हैं, तो जिसमें मैप किया होता है वो वाला सेट क्या होता है, को डोमेन होता है। तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, अब फंक्शन एफ कहलाता है, ठीक है। सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो हम बोले कोडोमेन क्या होगा फंक्शन का, कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा, तो आप सेट बी को लिख दीजिए ए बी सी डी, इस तरीके से। ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज क्या होता है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए रेंज क्या होता है कि जो भी क्या होते हैं एसोसिएट हुए होते हैं एलिमेंट सेट बी में वो क्या कहलाता है, वो रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। मतलब कहने का मतलब कि हमने फंक्शन में 1 डाला तो वो क्या दिया, डी दिया। यहाँ पे एफ ऑफ हम 1 डाले तो क्या दिया, वो डी हमें दिया। एफ में हम 2 डाला तो क्या दिया, वो सी दिया। F2 पे हमने डाला तो क्या दिया,
सी दिया, ठीक है। F3 डाला तो क्या दिया, ए दिया, और आपका F4 डाला फंक्शन में तो क्या दिया हमें, आउटपुट क्या मिला हमें, 4 पे क्या मिला, बी मिला, ठीक है, क्या मिला, बी मिला। तो ये जो हमें फंक्शन में मिला, फंक्शन पे हमने क्या किया, पुट किया डोमेन को, और हमें जो वैल्यू मिलती है आउटपुट, उसको अगर हम सेट बना के लिख देते हैं, हर एक डोमेन के एलिमेंट पे कुछ ना कुछ फंक्शन क्या देता है, आउटपुट देता है। तो वो जो आउटपुट का, सारा डोमेन के एलिमेंट का आउटपुट को हम लिख देते हैं एक सेट के फॉर्मेट में, तो वही क्या कहलाता है, रेंज ऑफ एफ कहलाता है, रेंज ऑफ एफ कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब कितने हो जाएंगे, अगर इसी को हमने सेट के फॉर्मेट में लिख दिया इस तरीके से कि डी सी ए बी, ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ एफ कहलाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, रेंज ऑफ एफ। इसका डिफिनेशन भी होता है रेंज का, कि रेंज ऑफ एफ को हम इस तरीके से लिखते हैं कि सेट के फॉर्मेट में एफ एक्स फंक्शन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ। मतलब कहने का मतलब कि एक्स पुट कर रहे हैं डोमेन में, जो वैल्यू आया वही क्या कहला जाएगा, वो जो सेट बनेगा वही क्या कहला जाएगा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आया होगा रेंज क्या होता है, ठीक है। अब आता है इमेज और प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ ऊपर के डिफिनेशन को, देखिए थोड़ा सा। आई होप कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा तो हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा और रिवाइज भी हो रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए अब क्या कहलाता है, इमेज, इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ फंक्शन, ठीक है, इमेज ऑफ फंक्शन। इमेज ऑफ फंक्शन ही होता है, इमेज एलिमेंट का होता है, ठीक है। इमेज बस समझ लीजिए इमेज क्या होता है, एलिमेंट का इमेज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने F1 डाला तो क्या दिया फंक्शन, F1 पे क्या दिया, D दिया, क्या दिया, D। तो ये D जो होता है, इसी D को हम क्या बोलेंगे, D इज कॉल्ड इमेज ऑफ, किसका इमेज, 1 डालने पर D दे रहा है ना, तो 1, इमेज ऑफ 1, 1 का इमेज क्या है, D, जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इमेज ऑफ 1 बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो क्या दिया, फंक्शन D दिया। तो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करने पे क्या वैल्यू आई, D वैल्यू आई, उसी को क्या बोलते हैं, इमेज बोलिए या वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 बोलिए, ठीक है। इमेज समझ में आ गया। अब बात देखिए, अब ये D तो इमेज हो गया, अब जिस पे हम पुट कर रहे हैं और वो वैल्यू दे रहा है, तो जो पुट कर रहे हैं ना वो क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री इमेज। तो यहाँ पे अगर प्री इमेज की बात करें, प्री इमेज, तो प्री इमेज क्या हो जाएगा, वन इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ, किसका प्री इमेज है, D का, क्योंकि 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, D वैल्यू आ रहा है, तो D का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारा चीज़ यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। हम बोले ये C किसका इमेज है, तो बोलेंगे 2 का इमेज है, बोलेंगे 2 का इमेज है। हम बोले A किसका इमेज है, तो बोलेंगे 3 का इमेज है। B किसका इमेज है, तो बोलेंगे कि 4 का इमेज है। हम बोले कि B किसका प्री इमेज है, तो बोलेंगे 4 का प्री इमेज है, क्योंकि 4 पुट करने पे B आया है। हम बोलेंगे A किसका प्री इमेज है, तो बोलेंगे 3, क्यों, कि 3 पुट करने पे क्या आया आपका, A आया। समझ में आ गया प्री इमेज और इमेज क्या होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ से रिवीजन करा देता हूँ, एक बार और रिपीट करा देता हूँ। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेट A को डोमेन ऑफ F, ठीक है, डोमेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और ये सारी जो वैल्यूज़ आती हैं फंक्शन की, ये जो वैल्यू आती हैं इसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। हम बोलेंगे कि 1 का क्या है, 1 का इमेज क्या है, तो D है, ठीक है। 2 का इमेज क्या है, आप बोलेंगे कि 2 का इमेज क्या है आपका, C है। 3 का इमेज क्या है, A है। 4 का इमेज क्या है आपका, B है, ठीक है। आई होप कि ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ठीक है, आगे डिफिनेशन में यूज़ होने वाला है। अब आते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा हम ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखा जाए तो, कि ग्राफ क्या बोलता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है ग्राफ, मतलब फंक्शन का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए
और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है, कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। तो एक कम से कम शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ क्या बताता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा। ग्राफ तो प्लॉट करने सबको आता है, कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता रहेगा, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा भी है, ठीक है। आगे देखिए, हम मान लेते हैं कि f(x) क्या है, एक रियल फंक्शन है। अब रियल फंक्शन क्या होगा, क्लास 11 में बताया था कि रियल फंक्शन क्या होता है, जाके देखिए क्लास 11th में वीडियो में बताया होगा रियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता था, जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, अगर रियल नंबर हो तो उस फंक्शन को क्या बोलते थे, रियल फंक्शन बोलते थे। तो अगर रियल फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो देखिए ग्राफ्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो अब f(x) भी एक रियल फंक्शन है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि y = क्या होता है, f(x) होता है, ठीक है। इस तरीके से y = f(x) होता है। तो हम इस तरीके से क्या बनाते थे, बॉक्स बनाते थे, x रियल नंबर है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आता था। यहाँ पे फंक्शन में क्या करेंगे, x की वैल्यू से कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि f(x) = क्या दिया आपका, 2x + 3 दिया है, तो यहाँ पे x पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 0 कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते थे इस तरीके से बॉक्स में, ठीक है। 10-15 पॉइंट, कम से कम 8-9 पॉइंट निकालते थे, उसको बस ग्राफ प्लॉट कर देते थे। तो इस तरीके से तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं आप। लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, कुछ रूल सेटिस्फाई करते हैं, उसके डोमेन के एलिमेंट कुछ रूल सेटिस्फाई करते हैं मैपिंग करने के लिए। तो उसके यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये बोलता है, फंक्शन का डिफिनेशन ये बोलता है स्टूडेंट कि जो आपका डिफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन, क्योंकि रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन होगा ना, बाय द डिफिनेशन ऑफ रियल फंक्शन ये बोलता है f, कोई फंक्शन f है, फॉर गिवन x in its domain there is only once number जो होगा y = f(x) आएगा, ठीक है। in its range, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ फंक्शन ये बोलता है कि x कोई इसका डोमेन का एलिमेंट होगा, तो जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू में तो क्या आएगा, y का एक ही वैल्यू आ सकता है, क्योंकि एक से अधिक आएगा तो क्या आएगा, वो आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक पुट करने पर उसका 2 इमेज नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो एक x का एलिमेंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू एक ही आएगी। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है, ज्योमेट्रिकल बातें क्या यहाँ से मिलता है आपको कि ये उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकली this means that any vertical line, सपोज कर लिए एनी वर्टिकल लाइन दैट इज, मान लीजिए कि x = a पे क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्रॉसेस द graph of f(x) at most once only। यहाँ से ये बातें निकलता है स्टूडेंट कि जो एक ही वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी एक वर्टिकल लाइन हम मान लेते हैं x = a पे, कोई भी वर्टिकल लाइन x = a पे हम ड्रॉ करेंगे एक, तो क्या करेगा, वो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, यही यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के आता है। तो अगर आपको सपोज करिए कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है,
कोई भी कर्व बनाया गया है, तो चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। मान लीजिए ग्राफ दे दिया और चेक बताइए कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो क्या करिएगा, आप कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिएगा, वाई के पैरेलल एक कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर वो कर्व को एक बार काटता है, तो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन होगा। क्योंकि यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलता है कि कोई भी हम लाइन अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, वो ग्राफ को एक ही बार काटना चाहिए। तो यहाँ से ये बातें निकल के आई। चेक करना होगा, कोई भी ग्राफ दिया रहेगा कर्व का, तो चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो वही करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो ग्राफ को एक बार कट करती है तो वो फंक्शन है, अगर 2 बार कट करेगा तो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। इसी को वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को, जो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, इसी को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। ये बात को, ये जो बात है ना, ये जो बात जो है, इसी को हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिला, ठीक है, कि वो एक ही बार कर्व को कट करेगा तो फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये काम की बातें थे तो इसलिए इसको मैं बता दिया। ठीक है, तो एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, अब बताइएगा कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल्स, ये 4 ग्राफ दिए हैं, चेक करना है कोई फंक्शन है कि नहीं है। इस तरीके से कर्व दिया रहेगा और आपको चेक करना है कोई फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर उस कर्व को एक बार काटता है तो फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं है। अगर 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है कर्व तो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। ठीक है, सपोज दैट ये क्या है, एक ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो देखिए इस कर्व को क्या कर रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं भी ड्रॉ करके देखिए, अगर यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ करके देखिए, तो उस क्या हो रहा है, उस कर्व को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक बार ही इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये वो एक फंक्शन है। तो फर्स्ट जो आपका ग्राफ क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ग्राफ, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ, तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। इस तरीके से अगर मिला देते हैं तो ये कर्व इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं तो क्या होता है, कर्व बन जाता है। तो कहीं से भी देखिए, कहीं से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ किए तो क्या हो गया, ये भी कर्व को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका, ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। ओके, आते हैं थर्ड वाले आपके ग्राफ पे। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन इस तरीके से, ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ग्राफ को क्या हो रहा है, 2 बार कट कर रहा है, कर्व को 2 बार कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब क्या, इसका एक ही पॉइंट पे x इक्वल टू, मान लीजिए समथिंग क्या होगा, एक ए होगा, यही तो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, मतलब x इक्वल टू ए, वर्टिकल लाइन का यही फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन में पड़ा होगा आपका, x इक्वल टू ए। तो इसका कहने का मतलब x इक्वल टू ए पे क्या बन रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है, एक ये वाला वैल्यू दे रहा है और एक ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो 2 वैल्यू देना मतलब क्या, 2 इसके इमेज हो गए, तो 2 इमेज तो होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब एक ही एलिमेंट पे दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया, इसीलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ये क्या है, नॉट फंक्शन। ये जो कर्व है आपका, ये फंक्शन का कर्व नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, 2 बार कट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका है काइंड ऑफ फंक्शन, दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन कौन से टाइप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, या 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, काइंड ऑफ फंक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काइंड ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन के कई टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे बने, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सेट एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा, हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, तो उस कंडीशन में एक अलग टाइप बनेगा। ठीक है, दूसरा टाइप, मान लीजिए कि
एक एलिमेंट जो होगा, मान लें सेट ए के एक एलिमेंट जो है दो डिफरेंट एलिमेंट, सेट ए के दो डिफरेंट एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जा रहे हैं तभी फंक्शन है, तभी फंक्शन है। मतलब मान लीजिए कि दो डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के, उनका दोनों का क्या है, इमेज सेम आ जा रहा है, तो ये एक अलग टाइप हो गया फंक्शन का, ठीक है। और मान लीजिए कि सेट बी के एलिमेंट में क्या हो रहा है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में कुछ उसके प्री इमेज हो जा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा है, तो वो एक अलग टाइप हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि सेट बी में अगर एक एलिमेंट कोई भी खाली हो जा रहा है, सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जा रहे हैं, लेकिन तभी भी सेट बी के एलिमेंट में क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट खाली हो जा रहा है, तो उस केस में एक अलग टाइप ऑफ फंक्शन बनेगा। तो ये जो फंक्शन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो फॉर्म आ रहे हैं, उसी को क्या कर दिया हम, वही क्या हो गया, उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया या काइंड्स ऑफ फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाला है। इसमें से जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है काइंड्स, जो आपका इंपॉर्टेंट, वैसे जानकारी तो सबके बारे में रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होने वाला है, 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। और 1-1 और ऑन-टू समझ में आ गया तो बाइजेक्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक कॉपी है, कॉपी पेस्ट है बाइजेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद से मेनी वन, उसके बाद से एक इनटू फंक्शन होता है, उसको भी देख लीजिए। ऑन-टू तो लिख दिया हूँ, एक इनटू फंक्शन भी होता है 5वें नंबर पे, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये 5 प्रकार के फॉर्म होते हैं। पहला 1-1 फंक्शन जिसको इंजेक्शन फंक्शन बोलते हैं, दूसरा मेनी वन फंक्शन, तीसरा ऑन-टू फंक्शन उसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं, चौथा बाइजेक्शन फंक्शन, पांचवा इनटू फंक्शन, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं थोड़ा, और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर देख लेते हैं, अच्छे तरीके से वीडियो देख लेते हैं सारा टाइप ऑफ फंक्शन का, तो अच्छे तरीके से आपको डिफिनेशन लर्न हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना समझ जाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं एकदम देसी भाषा में, ठीक है। तो आते हैं पहला हम फंक्शन पे, 1-1 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, पूरा डीप में, एक एक फंक्शन को पकड़ेंगे, डीप में पढ़ते जाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। पहले डिफिनेशन, उसके बाद से एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियर। तो आते हैं पहला, देखिए 1-1 फंक्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 1-1 फंक्शन क्या होता है उसका डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1-1। वो फंक्शन कब कहलाएगा, 1-1 फंक्शन कब कहलाएगा, और इंजेक्शन कब कहलाएगा, ठीक है। 1-1 बोल सकते हैं, इंजेक्शन फंक्शन कब कहलाएगा, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग डिफरेंट इमेज इन बी, बोलता है कि डिफरेंट एलिमेंट अगर होंगे सेट ए के, तो उसका क्या होगा, डिफरेंट इमेज भी होगा सेट बी में। वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन होता होगा। ये बात समझ में आया होगा, थोड़ा सा कम, अब आप देसी भाषा में समझ जाइए। 1-1 का मतलब ये होता है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, एक ही एलिमेंट के साथ, ना कि सेट ए का दो डिफरेंट एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, तो वो क्या होगा, वो 1-1 नहीं होगा। 1-1 का मतलब कि हर एक सेट ए का एलिमेंट एक ही अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हर एक अलग अलग एलिमेंट सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे सेट बी में। यही क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ 1-1 को होता है। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा इससे भी तो एक ग्राफ वाला बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताते हैं तो 1-1 का क्या होता है। और इस फंक्शन को इंजेक्शन फंक्शन क्यों बोला जाता है, ठीक है। इंजेक्शन फंक्शन क्यों बोलता है, क्योंकि जो आपका इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन जो लगते हैं जो नस में लगती है, तो क्या होता है, वो इंजेक्शन एक ही नस में लगती है, जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ नहीं लगता है। आपने केयर किया होगा, जो जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ इंजेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, एक ही नस में लगता है। तो इसीलिए बोलता है इसको इंजेक्शन फंक्शन, 1-1 फंक्शन बोलते हैं कि एक ही एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट हो रहा है, ना कि दो एलिमेंट के साथ, दो डिफरेंट एलिमेंट जो हो रहे हैं एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, वो नहीं 1-1 होते हैं। तो इसीलिए इसको इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं या इंजेक्शन फंक्शन बोलते हैं। जो इंजेक्शन लगती है आपका एक ही नस में लगता है, जहाँ ज्वाइंट होता है दो वहाँ से जाती हैं, नस क्रॉस करती हैं, वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता है, ठीक है। तो वहाँ से इसको थोड़ा रिलेट किया जाता है, इसीलिए इसको इंजेक्शन फंक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये क्या है, f इज़ 1-1, तो इसको बोलता है कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू एफ बी है, मतलब 1-1 के लिए अगर दो इमेज आपस में इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट भी जो होंगे, डोमेन के जो एलिमेंट भी होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे,
ठीक है, 1 1 के लिए, क्योंकि ये इक्वल है मतलब क्या कि ए और बी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, 1 1 कंडीशन में ये होता है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब दो इमेज वो इक्वल नहीं है आपस में, तो जो आपके ए और बी क्या होंगे, वो भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे दोनों। ठीक है, अगर दोनों सेम एलिमेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, तब तो वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं आपके 1 1 के लिए। अब एक ग्राफ के प्रेजेंटेशन से हम 1 1 को समझते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में समझिए इसको। देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सपोज कर लीजिए ग्राफ की मदद से हम समझिए, ग्राफ का मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट में मत चला जाइएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक फंक्शन है ए टू बी में एक फंक्शन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। ये एफ है, ठीक है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये A4 है। ठीक है, यहाँ पे B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। देखिए कि जो आपका A1 जो है मैच कर रहा है B2 को, A2 जो आपको मैच कर रहा है B4 को, B3 जो मैच कर रहा है आपका B1 को और A4 जो मैच कर रहा है आपको A3 को। तो देखिए ये ग्राफ है, तो देखिए हर एक सेट A का एलिमेंट, ये सेट A है और ये सेट B क्या है, आपका सेट B है। हर एक सेट A का एलिमेंट सेट B में सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। देखिए A1 भी जो क्या कर रहा है, A1 जो है B2 के साथ एसोसिएट किया है, A2 भी क्या है B4 के साथ, A3 भी क्या है B1 के साथ और A4 भी क्या है B3 के साथ एसोसिएट कर रहा है, मतलब सिंगल एलिमेंट के साथ ही एसोसिएट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा आपका F जो फंक्शन होगा वो एक 1 1 फंक्शन होगा। क्यों 1 1 फंक्शन होगा, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, एक F फ्रॉम A to B इज़ 1 1 फंक्शन, इज़ 1 1 या 1 1 फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ये 1 1 फंक्शन का ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ बनाते हैं, वो चेक करते हैं कि 1 1 होता है कि नहीं है, इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज डैट ये क्या है आपका x है, ये जो क्या है आपका y है। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन है आपका g, जो फंक्शन डिफाइन है x टू y में, कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ दिया है, g का ग्राफ दिया है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है x1 x2 x3 x4, यहाँ पे y1 y2 y3 y4। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट दिए हैं, 4 एलिमेंट इधर भी दिए हैं, 4 एलिमेंट उधर भी दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बना है। सपोज दैट ये जो क्या है x1 जो है आपका x4 के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है और ये जो है आपका ये x4 जो है y1 के साथ, और ये जो है आपका ये y3 के साथ रिलेट कर रहा है, और ये भी क्या हो रहा है y3 के साथ रिलेट कर रहा है। मतलब x2 और x3 ये दोनों y3 के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बताना है कि 1 1 है कि नहीं है। तो देखिए 1 जो क्या है x1 जो क्या है x4 के साथ रिलेट कर रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ। y4 भी क्या है y1 के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन x2 जो है y3 के साथ रिलेट कर रहा है और x3 भी y3 के साथ रिलेट कर रहा है। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट सेट x के वो क्या कर रहा है y के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये 1 1 का डिफिनेशन नहीं होता है। बोलता क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A हैव डिफरेंट इमेज इन सेट B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए x2 और x3 ये दोनों तो डिफरेंट है ही है, दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन उसका इमेज जो क्या आ रहा है y3 आ रहा है। इमेज क्या आ रहा है y3 आ रहा है, सेम ही एक ही एलिमेंट के साथ दोनों एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये 1 1 नहीं हो सकता। 1 1 मतलब क्या, एक से एक, एक से एक, एक से एक। तो ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे g इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, बिकॉज कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ बोलेंगे कि x2 एंड x3 have same image, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? x2 और x3 का क्या है, इमेज सेम है, इसका इमेज क्या है, सेम है। ठीक है, या उस तरीके से बोल सकते हैं कि y3
इज ए इमेज, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि बिकॉज y3 हैव इमेज ऑफ x2 एंड x3, ठीक है। दो डिफरेंट एलिमेंट के अगर सेम इमेज हो जाता है तो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, 1 1 के सारे कंसेप्ट समझ में आओगे डिटेल में, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँगा। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा। डेफिनेशन समझ लिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम समझ लिए। अब कुछ एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, उससे भी थोड़ा समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड, ठीक है। तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स क्या दिया है। एग्जाम्पल ये दिया है कि सेट ए जो आपका दिया है 1 2 3 4 दिया है, सेट बी जो आपका है 1 से लेकर 6 तक दिया है, बी ए फंक्शन एंड फंक्शन जो आपका ए टू बी में क्या है, फंक्शन है जो आपको डिफाइन कर दिया है कि fx = x+2 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो हम बताना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि नहीं है। तो ये बताना है, इसे फाइंड चेक करिए कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे तो fx = क्या दिया हमें, x+2 दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं कि फंक्शन के कौन से ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है। फंक्शन में कौन से ऑर्डर पे आएंगे वहाँ पे चेक करके इजीली 1 1 बता देंगे। तो देखिए निकाल लीजिए, डोमेन तो पता है हमें, रेंज निकालना पड़ेगा फंक्शन के लिए। तो हम f = 1 पे वैल्यू क्या देगा, ये डोमेन है ना, तो डोमेन को पुट करिए फंक्शन में, तो रेंज आएगा आपका, इमेज आएंगे हर एक एलिमेंट के, ठीक है। तो 1 पे क्या देगा वैल्यू, तो 1 + 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 है ना, 1 + 2 आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। f(2) पे क्या देगा, तो x जगह पे 2 पुट करिए तो 2 + 2 4 आएगा। f(3) पे क्या देगा, 3 + 2 पुट करिए 5 देगा। f(4) पे क्या देगा, 4 पे क्या देगा, तो 4 + 2 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर फंक्शन के अगर सेट के फॉर्म में लिखे, f के वैल्यू क्या आएगा, डोमेन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखे, तो x = हमने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 3। इसी तरीके से लिखते थे ना, x = 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 4। x = 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 5। x = 4 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 6। तो ये क्या आ गया, ये फंक्शन के ऑर्डर पेयर आ गए, यही एलिमेंट आएंगे फंक्शन में इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने का मतलब क्या, कि हर एक डोमेन के एलिमेंट पे उसका इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अगर डोमेन के हैं तो, ठीक है। तो 1 पे देखिए, 1 पे 3 दे रहा है, 2 पे 4 दे रहा है, 3 पे 5 दे रहा है और 4 पे 6 दे रहा है। तो सबके इमेज क्या है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज, सबके इमेज डिफरेंट आ रहा है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन में जो एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट different element in A have different image in B, ठीक है, different image in B, ठीक है। इसलिए क्या होगा, so f is 1 1 फंक्शन, इसलिए क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम 1 1 फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी 1 1 फंक्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक डिफ़िकल्ट आ रही है, अगर मान लीजिए कि ये तो पर्टिकुलर था, डोमेन क्या था, डोमेन इतना छोटा था और कोड डोमेन भी इतना छोटा था, तो हम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि डोमेन आपको रियल नंबर दे दे, इंटीजर दे दे, ठीक है, ये सब क्या है, इन्फिनाइट नंबर है, इनका डोमेन क्या है, इन्फिनाइट है कि नहीं है। तब हर एक एलिमेंट को, हर एक डोमेन के एलिमेंट को नहीं चेक कर सकते हैं ना उसके इमेज के बारे में, क्या उसका इमेज सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए इसका कुछ एक एल्गोरिथम होता है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनफाइनाइट डोमेन हो जाएगा तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा, किस तरीके से चेक करेंगे कि उसका इमेज सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, इस तरीके से। तो इसी के लिए एक एल्गोरिथम बनाया गया, उस एल्गोरिथम को हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक पोलोमियल दे दे, क्यूबिक पोलोमियल दे दे, तो उसको चेक करना रहेगा कि 1 1 है कि नहीं है, और बोल दे कि रियल टू रियल जा रहा है फंक्शन, इंटीजर टू इंटीजर जा रहा है, तो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको हर एक इमेज निकालने के लिए, हर एक डोमेन के एलिमेंट के लिए। तो इसीलिए कुछ एल्गोरिथम है, उसको हम फॉलो करते हैं।
ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे उस टाइप के एग्जाम्पल्स को। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट एक कमेंट आपको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हर एक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आपका और भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस लेके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से।